ना जाने क्यों आज आईना देखने में भी शर्म आ रही थी। रोज मेरी खूबसूरती को दिखाने वाला चेहरा आज मुझे मेरे ही बदसूरत शख्सियत से मुझे डरा रहा था। मेरी गलतियों की कोई माफ़ी भी नहीं थी। क्या कसूर था उसका? यही कि उसने एक आदर्श बेटे का फर्ज निभाया था। क्या गलत किया था और मैंने उसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी? मुझे आज खुद शर्म आ रही थी अपने ऊपर, पर मैं आप सबको ये क्यों बता रही हूँ? क्या मैं उसके 10 साल वापस कर सकूँगी? कभी नहीं। वक्त है, वापस नहीं ला सकती, पर आप लोगों को अपना जुर्म ज़रूर बताऊँगी, पूरी दुनिया को बताऊँगी। यही मेरी सज़ा है ताकि आप भी मुझ जैसी लड़की से सावधान रहें। आइए चलते हैं आज से 15 साल पीछे। मम्मी जल्दी करो, लड़के वाले आ गए, आप दरवाज़ा खोलो जाके। अरे दरवाज़ा तेरे पापा खोल देंगे, तुम जाकर देखो तुम्हारी दीदी तैयार हुई या नहीं। दीदी तैयार हो गई, वो लोग आ गए हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ। स्मिता की आवाज़ सुनकर अमृता ने फ़ोन काट दिया। दीदी जल्दी करो, वो लोग आ गए और आप अभी तैयार भी नहीं हुई। हो जाऊंगी, और कौन सा मुझे शादी करनी है। मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि मुझे अभी पढ़ना है। दीदी जो भी करना सोच समझ कर करना। समाज में पापा की बहुत इज्जत है। हाँ ठीक है, मैं कौन सा चौराहे पर खड़ी होकर यूं ही इज्जत नीलाम करने जा रही हूँ। 2 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। अमृता की सुंदरता को देख सभी लोग मंत्रमुग्ध हो उसे निहारने लगे। बस प्रीतम की हाँ बाकी थी। बेटा अगर अमृता से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, अमृता के पापा बोले। अमृता के पापा महेश चंद्र पुलिस में दीवान थे और पुलिस महकमे में उनकी बहुत इज्जत थी। जी नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं पूछना है। अगर मम्मी और प्रीति को अमृता पसंद हो तो मुझे भी हाँ है। अमृता के सारे मंसूबों में पानी फिर गया। सोचा था जब प्रीतम से अकेले में मिलेगी तो साफ साफ कह देगी कि वो संजय से प्यार करती है और फिर प्रीतम खुद शादी के लिए मना कर देगा, पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सबके बीच में खड़ी होकर कह सके कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। वहीं की वहीं शादी भी तय हो गई। प्रीतम की माँ दुर्गा ने अमृता को सोने की चैन गले से पहनाकर रिश्ता पक्का कर दिया। महेश चंद्र जी ने भी प्रीतम और उसके परिवार को उपहार देकर रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी। सब लोग बहुत खुश थे। स्मिता तो अपने होने वाले जीजा जी को निहार रही थी। अमृता की मम्मी भी दुर्गा जी और प्रीति को पूरा घर दिखाने लगी, लेकिन अमृता का इस माहौल में दम घुट रहा था। प्रीतम और उसके पापा महेश चंद्र जी से पुलिस की नौकरी में होने वाली परेशानियों के विषय में बातें कर रहे थे और प्रीतम अमृता को चोरी चोरी निहार रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अमृता पर बेअसर थी। वो तो किसी और की दुनिया में खोई हुई थी। आई है आते आते लबों पे दिल की बातें। अमृता अगर तुम्हारे अंदर अगर मेरे लिए थोड़ी भी सच्ची मोहब्बत होती तो तुम यूं शादी के लिए हाँ नहीं करती। मेरा विश्वास करो संजय, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन वहाँ पापा मम्मी के आगे मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अभी तो शादी के 4 महीने हैं, तब तक कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगी। और संजय तुम भी कुछ काम धंधे के विषय में सोचो ताकि मैं पापा से अपनी शादी की बात कर सकूं। अरे उसकी तुम चिंता मत करो, पापा का इतना बड़ा व्यवसाय है कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो तुम और मैं घर बैठ के खाएंगे। मैं जानती हूँ, किंतु पापा का मानना है कि अपनी कमाई की बात ही निराली है और मैं भी यही सोचती हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। उस दिन स्मिता ने देख लिया था, घर जाकर 10 सवाल पूछ रही थी, बड़ी मुश्किल से बात संभाली थी। ठीक है जाओ भाई, तुम्हें अपनी शादी की तैयारी भी तो करनी है। ऐसे मत बोलो, मैं परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अमृता घर पहुँची, पापा घर पर ही थे। अमृता कहाँ गई थी बेटा? कुछ नहीं पापा, बाजार तक गई थी। बेटा प्रीतम बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जी पापा।
कहकर वो अपने कमरे में चली गई। दीदी, आज नैना का फ़ोन आया था। जीजा जी से मिली थी क्या? नहीं तो। फिर दीदी, बाजार में आपके साथ कौन था? स्मिता, तुम और तुम्हारी सहेली क्या हमेशा मेरे ऊपर ही नज़र रखती हो? अपने काम से काम रखो। दीदी, आपके साथ वही लड़का था ना जिसे मैंने आपके साथ उस दिन पार्क में देखा था? जानती हो तो क्यों पूछती हो? दीदी, वो लड़का ठीक नहीं है। अपना काम करो। समय बीत रहा था, लेकिन अमृता की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। एक दो बार प्रीतम का फ़ोन भी आया तो अमृता ने हाँ में ही बात की। 10 दिन बाद शादी थी। जाओ अमृता, भूल जाओ। मुझे इस जन्म में शायद हमारे साथ यही तक था। ऐसा मत कहो, मैं हमेशा ही तुम्हारी रहूंगी। बहुत कोशिश की पर पापा से दिल की बात बता नहीं सकी। उनके आदर्श और उसूलों के आगे मेरे आसरे हौसले परस्त हो गए। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अमृता थके कदमों से वापस आ गई। खूब धूमधाम से शादी हुई। सब खुश थे अमृता को छोड़कर। विदाई के समय महेश चंद्र जी ने बस यही कहा, अमृता बेटा, हमेशा याद रखना, तुम्हारी वजह से उस घर के लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, पर हमेशा याद रखना, तुम्हारे हर सुख दुख में हम तुम्हारे साथ हैं। अमृता विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में कदम रखते समय अमृता को महसूस हो रहा था कि किसी पिंजरे में कैद कर दी गई है। किसी भी रिश्ते में उसे अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। क्या भाभी, एक भी फोटो नहीं है जिसमें आप भैया को देख रही हो? और किसी भी फोटो में आप मुस्कुरा भी नहीं रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए। भाभी, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, भैया आते ही होंगे। प्रीति खिलखिलाते हुए बाहर चली गई। प्रीतम ने कमरे में प्रवेश किया। हजार सपने थे निगाहों में। सोचा था पहले तो जी भर कर देखूंगा उन निगाहों में आखिर ऐसा क्या छुपा के रखा है जो चोरी हो जाने के डर से कभी आंखों को आंखों से मिलने ना दिया। फिर अपने सारे सपने उसके हवाले कर दूंगा, मगर ऐसा हो ना सका। अमृता फ़ोन पर संजय से बात कर रही थी। अरे, थोड़े दिन की बात है, मम्मी के यहाँ आकर तुमसे मिलती हूँ। प्रीतम को देखते ही अमृता ने फ़ोन रख दिया। अमृता को देखकर प्रीतम मुस्कुरा दिया। कितने इंतज़ार के बाद तो आज वो पल आया था जब अमृता और प्रीतम अकेले थे। अमृता ने भी फीकी मुस्कान के साथ प्रीतम की मुस्कुराहट का जवाब दे दिया। आओ ना अमृता, मेरे पास बैठो। प्रीतम की बात सुनकर अमृता भी पलंग पर बैठ गई। अमृता, तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मम्मी, पापा और प्रीति सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इस घर में तुम्हारे सब सपना पूरे होंगे, मैं वादा करता हूँ। इतना कहकर प्रीतम ने अमृता का हाथ अपने हाथों में लेने की कोशिश की, पर अमृता ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। प्रीतम अमृता के इस व्यवहार के लिए तैयार नहीं था, पर दूसरे ही पल अमृता ने अपना रुख बदला और प्रीतम का हाथ पकड़कर बोली, प्रीतम, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। प्रीतम, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैं पढ़ने चाहती थी, लेकिन पापा ने शादी कर दी। अरे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, पढ़ो। इतना सुनते ही अमृता खुशी से प्रीतम से लिपट गई। अमृता का स्नेह समर्पण पर पाकर अपने भाग पर इतरा रहा था। शादी के 7 दिन हो चुके थे। इन 7 दिनों में अमृता के कपटी मन में दिखावे के प्यार से सबका दिल जीत लिया। आने वाली परेशानियों का किसी को भी आभास नहीं था और अमृता अपने दिमाग में अपनी आज़ादी के नए नए तरीके ढूंढ रही थी। आज महेश चंद्र अमृता को लेने आए थे। सभी लोग दिखे थे। शादी के 15 दिन हो चुके थे और इन 15 दिनों में सब लोगों को अमृता की आदत हो गई थी। जिस दिन से अमृता आई थी 1-2 दिन तो थोड़ा संकोच की, लेकिन फिर पूरा घर की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। दुर्गा को लगा कि उसे बहू के रूप में दूसरी बेटी मिल गई और प्रीति ने तो अपने इन सभी सहेलियों को फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। उसे तो खुशी थी कि उसे भाभी के रूप में एक सहेली मिल गई। पापा जी को तो समय से मिलने वाली अपनी चाय से ही मतलब था और वो इसी में ही खुश थे। महेश चंद्र जी खुश थे कि उनकी बेटी ने अपने प्यार से सबका दिल जीत लिया था। बेटी को ससुराल में इतना मान सम्मान पाकर वो फूले नहीं समा रहे थे। मम्मी जी,
जा रही हूँ, अमृता ने दुर्गा जी के पांव छूते हुए कहा। जाओ बेटा, खुशी से जाओ, जल्दी आना। अमृता महेश चंद्र के साथ मायके आ गई और आते ही उसने सबसे पहले अपना मंगलसूत्र उतारा और संजय से मिलने जा पहुंची। संजय, मैं आ गई। संजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अमृता, अब मुझे छोड़कर मत जाना। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना कैसे एक एक दिन गुजारा हूँ। ठीक है, नहीं जाऊँगी। अच्छा ये बताओ, अब आगे क्या करना है? शादी करेंगे और क्या? सच? पर अमृता, मेरे मम्मी पापा अब तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। अब हमें आगे की ज़िंदगी अपने बलबूते पर जी गुजारनी होगी। उसके लिए पैसे का भी इंतज़ाम भी करना होगा। अरे पैसे हैं ना मेरे पास, पर इतने पैसों में कुछ नहीं होगा। मैं अपने जेवर बेच दूंगी, पर इतने जेवरों से कुछ नहीं होगा। संजय, बहुत प्यार करते हो ना? संजय ने अमृता की आंखों में देखते हुए, ये क्या पूछ रही हो? इतने दिनों से क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाई? बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक की कल्पना नहीं कर सकता। तो ठीक है, मेरा इंतज़ार करोगे हर जन्म में? ठीक है, 1 साल का समय दो, तब तक तुम भी कुछ करने लगोगे। ठीक है। अमृता घर आ गई। अमृता, अपने ससुराल के बारे में भी कुछ बताया करो, उन्हें कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं मम्मी, सब ठीक है, पर कभी कभी ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। मम्मी, सब तो ठीक है, पर पापा, मुझे उन लोगों में एक बात अच्छी नहीं लगती। वो लोग जाने क्या बात करते हैं और मुझे देखकर चुप हो जाते हैं। क्यों? पता नहीं। और मम्मी, जब मैंने बोला कि उन्हें आगे पढ़ना है तो बोले ठीक है पढ़ो। पर मम्मी, अरे दीदी, ये बताओ जीजा जी कैसे हैं? प्यार मोहब्बत की कोई बातें हुई या यहाँ से जाते ही अपने सबकी जासूसी शुरू कर दी? ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। दीदी, आपने अपना मंगलसूत्र क्यों उतार दिया? दीदी, आपको मैं बता रही हूँ कि मेरी हर समय आप पर ही नज़र रहती है। और दीदी, अगर आपकी भलाई के लिए मुझे सारी बातें पापा को भी बतानी पड़ी तो मैं बता दूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। संजय से तो मैंने रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था जब प्रीतम के साथ 7 फेरे लिए थे। सब कुछ ऐसा ही चल रहा है कि एक दिन प्रीतम अमृता को लेने आ गया और अमृता फिर से ससुराल पहुंच गई। अमृता, थोड़ी जल्दी उठा करो, मुझे रोज़ ऑफिस के लिए देर हो जाती है। क्या प्रीतम, अगर मुझे थोड़ा लेट हो जाती है उठने में तो मम्मी जी भी तो तुम्हारा नाश्ता तैयार कर सकती हैं। आप उनके बेटे हैं और जब तक मैं नहीं आई थी तो वही तो करती थी। अमृता, कैसी बातें कर रही हो? अब उनकी उम्र हो गई है और फिर अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, मैं उनसे नहीं कह सकता। अरे प्रीति भी तो सोती रहती है, उसे तो कोई कुछ भी नहीं कहता। वो रात में पढ़ती रहती है और अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं कल से बाहर ही खा लूँगा। तुम्हें जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद तुम आराम से सब करती रहना। दुर्गा जी बाहर खड़ी सब बातें सुन रही थी। अगले दिन से उन्होंने फिर से रसोई संभाल ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कलह हो। अमृता ने उनकी इस नेक दिल स्वभाव का भी खूब फायदा उठाया। सारा दिन संजय से फ़ोन पर लगी रहती और बेचारी दुर्गा जी यही सोचती कि अमृता प्रीतम से फ़ोन पर बातें करती रहती है। उन्हें सुकून था कि चलो आपस में तो दोनों खुश हैं। प्रीति दुर्गा जी के साथ काम करवाती और दुर्गा जी की चुप्पी पर 10 सवाल करती क्योंकि पापा जी ने कह रखा था कि अमृता इस घर की बहू है, कोई भी उससे तेज आवाज़ में बात नहीं करेगा। एक दिन दोपहर में सभी लोग आराम कर रहे थे। दरवाजे पर घंटी बजी। प्रीति ने दरवाज़ा खोला। सामने संजय खड़ा था। जी, किससे मिलना है? जी, मैं अमृता से मिलना चाहता हूँ। आप उससे बोलो कि संजय आया है। अरे संजय, तुम यहाँ आओ। फिर प्रीति की ओर देखते हुए बोले, चलो मेरे कमरे में बैठते हैं। संजय अमृता के कमरे में चला गया और प्रीति देखती रह गई। दुर्गा जी को अमृता की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। 2 घंटे अमृता के पास बैठकर संजय जाने लगा तो, अरे बेटा, जा रहे हो? प्रीतम आता ही होगा, मिल कर जाना। नहीं आंटी, अभी चलता हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा, फिर आपके बेटे से भी मिल लूँगा। आना जरूर संजय। संजय के जाते ही, अमृता, ये कौन था? मम्मी जी, ये मेरे कॉलेज का दोस्त है। बेटा, हमारे घर में इस तरह से कोई भी नहीं आता और एक तरीका होता है। यहाँ भी तो बैठ सकती थी, अपने कमरे में बैठाने का क्या मतलब?
मम्मी जी, आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रही हूँ, पर घर में प्रीति भी है। उसके कोई भी दोस्त इस तरह घर में नहीं आते। कॉलेज के दोस्त कॉलेज तक ही अच्छे हैं। तभी अमृता और दुर्गा जी में बहस चल ही रही थी कि प्रीतम ऑफिस से आ गया। ये सब क्या हो रहा है? आ गए बेटा, अमृता की समझा रही थी कि अब इसकी शादी हो चुकी है, इसकी भी अपनी मर्यादाएं हैं, और अगर घर की बहू बेटियां मर्यादा में रहे तो बेहतर है, नहीं तो समाज में तमाशा बनते देर नहीं लगती। हुआ क्या? प्रीतम ने जोर से पूछा। अच्छा हुआ प्रीतम तुम ना गए। मेरा एक कॉलेज का दोस्त तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। मैंने उसे अपने कमरे में बैठा लिया तो मम्मी जी ने मेरे ऊपर पाप मढ़ दिया। क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं अमृता, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर इतना जानती हूँ कि ये गलत है, और मैं तुम्हें अच्छा समझाने की ही कोशिश कर रही थी। जाने दो मम्मी, बहुत करीबी होगा इसलिए बेवक्त चला आया, और अमृता को उस पर विश्वास होगा तभी कमरे में ले गई होगी। अच्छा, कोई जल्दी से अच्छी सी चाय बना दो। अब तो अमृता को मौका मिल गया। अब उसने बात बात पर लड़ना तय कर लिया था। एक दिन, आ जाओ संजय, इधर रख दो। रसोई के लिए अमृता कोई नया सामान लाई थी। दुर्गा जी को लगा चलो अपना घर समझकर कुछ तो नया किया, लेकिन ये क्या, नया गैस चूल्हा? पर क्यों अमृता, ये क्या है? वो क्या है ना मम्मी जी, आज मैं अपने खाना खुद बनाऊंगी, और प्रीतम भी चाहे तो मेरे साथ ही खा सकते हैं, उनकी मर्जी। मैं कौन होती हूँ आपके बेटे से आपको अलग करने वाली? अमृता, ये तुम ठीक नहीं की। संजय बताओ, चाय पियोगे या कॉफ़ी? अमृता ने दुर्गा जी की बात को अनसुना कर दिया। दुर्गा जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने दिनों तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी ताकि घर की सुख शांति बनी रहे, पर सब खत्म हो गया। जीवन भर की गृहस्थी को अमृता ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। मत रो दुर्गा, अभी तो बुढ़ापा शुरू हुआ है, बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं कल से ही प्रीति के रिश्ते के लिए राकेश से मिलता हूँ। उसकी बहुत इच्छा है कि प्रीति उनके घर की बहू बने। शाम को जब प्रीतम को ये बात पता चली तो उसने अमृता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर अमृता ने अपनी करनी का पूरा दोष दुर्गा जी और प्रीति को दे दिया। प्रीतम अपनी माँ और बहन को बहुत अच्छे से जानता था। उसने रात का खाना माँ के साथ ही खाया। अमृता तो थी ही मौके की तलाश में। आप लोगों को मेरा अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगा ना? चलो ठीक है। संजय को फ़ोन लगाया। हेलो संजय, जल्दी से घर आ जाओ। संजय हाजिर हो गया। संजय, ये चूल्हा अपने घर ले जाओ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी खाना बनाने के काम आएगा। चलिए, ये किस्सा ही ख़त्म। अमृता का ये रूप देख सभी लोग परेशान थे। आखिर अमृता अब क्या नया करने जा रही थी? क्या हमें अमृता की इस हरकत के विषय में अमृता के पापा को बताना चाहिए? अभी इस बात पर विचार ही हो रहा था कि रसोई से अमृता के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पापा बचाओ, पापा बचाओ। सब लोग रसोई की ओर भागे। देखा तो अमृता मुस्कुरा रही थी और गैस में पानी गर्म हो रहा था। अमृता, क्या हुआ? इतना क्यों चीख रही थी? सबको देख अमृता ने गैस पर चढ़ा गर्म पानी अपने पैरों पर डाल दिया और हाथों पर भी गर्म पानी के छींटे डाल दिए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अमृता ये क्या कर रही है। सब हैरान और भयभीत थे।